हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फार्मजन स्पेक्ट्रा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर हिस्ट्री बुक, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच पार्ट 1 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ गोइंग अहेड, एक आपको टर्म दिखेगा नेशन स्टेट। नेशन स्टेट होता क्या है? तो नेशन स्टेट आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ के लोग कॉमन हिस्ट्री या कॉमन पास्ट शेयर करते हों। जैसे इंडिया में हमने देखा है ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, ठीक है। उसके बाद जिनकी सेम गवर्नमेंट हो, सेम कल्चर्स हो, आई मीन कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेजेस हो, ऐसे प्लेस को हम नेशन स्टेट कहते हैं। यूरोप के केस की बात करें तो यूरोप में मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यानी ऐसा कोई नहीं था जो कॉमन शेयर कर रहा हो, सब अलग अलग थे। उसके बाद आप दो टर्म्स देखेंगे, कैंटन एंड डचीज। कैंटन क्या होता है? एक सब डिवीजन होता है टेरिटरी का, यानी एक लैंड का आगे छोटा छोटा डिवीजन होता है ताकि उसकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकें। डचीज़ की मैं बात करूं तो ये वो टेरिटरीज होती हैं जिनको ड्यूक या डचेस आपकी रूल करते हैं। देन योर जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड, ये आपके वन मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्लेसेस को प्लीज़ मार्क करें, जर्मनी, इटली और आपका स्विट्ज़रलैंड। सो व्हाट वाज द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हियर इज, इन तीनों को डिवाइड कर दिया गया था इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स, ठीक है। जिनके जो रूलर्स थे ना, उनके अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरीज पे उनके वो रूल किया करते थे, ठीक है। और उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कोई कलेक्टिव कल्चर नहीं था जो वो फॉलो कर रहे थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी कि आप अपने मैप में देखेंगे, आपकी बुक में एक मैप है, उसमें आपको ऑस्ट्रिया हंगरी जो ये प्लेस है, यू कैन लोकेट इट ईजिली। तो इसको कौन रूल कर रहा था? इसको रूल कर रहे थे हैब्सबर्ग एम्पायर। हम हंगरी के केस में देखें तो आधी पॉपुलेशन थी जो मैकमेयर बोलती थी, और जो बाकी आधी लैंग्वेज थी वो काफ़ी वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स यानी अलग अलग बोलियां बोलती थी, ठीक है। सो मतलब आप देख सकते हैं कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ओके। एंड द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप वॉज द कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, यानी जो इन लोगों का लॉयल्टी थी, जो सेवा भावना थी टूवर्ड्स द एम्परर, बस एक यही चीज़ थी जो सबके बीच में कॉमन थी। अदरवाइज यूरोप में मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट या ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेट्स टॉक अबाउट एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो आपके से रिच क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, सो सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी जो था वो एक डोमिनेंट क्लास था, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली द रिचेस्ट मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट क्लास है, तो वो डोमिनेंट क्लास थी, ओके। लेकिन नंबर में हमेशा ही ये कम थे, और नंबर में सबसे ज़्यादा थे कौन? They were the peasants or the peasants, okay. So they were the one who were the highest in number, whereas aristocracy was lowest in number. Then they share a common way of life. Obviously उनका जो way of living है वो काफ़ी common होता था, and they used to speak French in high societies. तो जब भी वो high societies में communicate करते थे वो French medium use करते थे। उनकी फैमिली जो है वो एक मैरिजेस के सिस्टम से बाउंडेड थी। बेसिकली एरिस्टोक्रेसी के जो लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो अपने ही क्लास के लोगों में मैरिज जो है वो करवाते थे, राइट। और उनके जो लैंड्स थे उसको कौन टेक केयर कर रहा था या लुक आफ्टर कर रहा था? द पेजेंट्री, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू वॉज द मेजर पॉपुलेशन, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जब ऐसे इंडस्ट्री लगना शुरू होती है, एक जगह पे ऐसे सेटअप होता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का, तो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 1 मार्कर में। इंग्लैंड में ये चीज़ हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, वेराज फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स में ये हुई थी इन द 19th सेंचुरी। प्लीज़ रिमेंबर द ईयर्स, द टाइम ड्यूरेशन वेरी प्रॉपरली। अब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हुआ क्या? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तो उससे रिलेटेड, उसमें काम करने वाले, उससे जुड़े हुए लोग भी आएंगे, राइट। तो एक नई क्लास आ गई। पहले जैसे आप देख रहे हो, पहले था एक एरिस्टोक्रेसी और एक पेजेंट्री, ठीक है, एक टॉप क्लास, एक बॉटम क्लास, लोअर मोस्ट क्लास, लेकिन इनके बीच में कोई नहीं था। तो अब इनके बीच में काम करने वाली एक मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गई।
ठीक है। अब ये जो आपकी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, ये किसकी बनी हुई थी? ये बनी थी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल से। ये ऐसे लोग थे जो आपके इंडिपेंडेंट क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास थे, बिकॉज ये किसी पे निर्भर नहीं थे। ओके, देन इसके जो लोग थे, आपके जो इंडिपेंडेंट क्लास के लोग हैं, वो कैसे हैं? एजुकेटेड हैं एंड लिबरल माइंडेड। लिबरल माइंडेड मीन्स फ्री माइंडेड पीपल, राइट। और इनके दिमाग में ही आया वो नेशनलिज्म का आइडिया कि हम जो है, हम एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टोक्रेटिक अपने जो प्रिविलेजेस हैं, जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोगों को मिल रहे हैं, उनको अबॉलिश करवाएंगे। और पॉपुलैरिटी, मतलब बेसिकली जो उनको अनड्यू पॉपुलैरिटी मिली हुई है, उसको हम वापस लेंगे। और हमको है नेशनलिज्म का, हमें बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, नाउ अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया लिबरल, तो ये वर्ड क्या होता है? सो 19th सेंचुरी के अर्ली जो फेज था, उसमें यूरोप में इस लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रिवेल हुई। ओके, सो बेसिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अब ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये आपके पेपर में आप लिख सकते हैं। इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ब विच इज़ लिबर। लिबर मतलब फ्री, ठीक है। तो लिबरलिज्म को हम वैसे भी हम बोलते हैं, हम जब लिबरल सुनते हैं हमारे दिमाग में फ्रीडम आता है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। ओके, आज़ादी और एकता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसका मतलब ये था, लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था कि लोग बोलना चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट का कॉन्सेप्ट हो। गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी मैं कहूँ कि मुझे ये सरकार चाहिए, मैं उसके लिए वोट करूँ और मेरे हिसाब से सरकार बने, लाइक दैट। ओके, प्रॉपर पार्लियामेंट हो, प्रॉपर मिनिस्टर्स हों, प्रॉपर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट। French Revolution, since the French Revolution, liberalism has stood for the end of autocracy and clerical privileges. फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है उसके बारे में, कि उसका तो तब से लिबरलिज्म जो था वो यही कहना चाह रहा था कि जो आपका ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, इनको ख़त्म करो, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेकर आओ, ठीक है। देन राइट टू वोट्स दो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट टू वोट दिए भी गए थे, वो सिर्फ उन्हीं को दिए गए थे, एंड स्पेशली उन्हीं मेन को दिए गए थे जो प्रॉपर्टी ओनिंग थे, यानी जिनका अपना लैंड था, ठीक है। तो बिना प्रॉपर्टी के जो मैन थे वो, और बाकी सारी विमेन, इन सबको एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूड किया गया से मेरा मतलब है कि उनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। इसीलिए वुमेन ने, और जो नॉन प्रॉपर्टी विदाउट द प्रॉपर्टी मेन थे, जिनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने इसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, जिसमें वो डिमांड कर रहे थे कि हमको भी अपने इक्वल राइट्स चाहिए। देन ये तो है जब हम पॉलिटिकल स्फेयर में बात करते हैं कि लिबरलिज्म क्या है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर यानी जब हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करेंगे कि लिबरलिज्म क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में जब हम गुड्स पे, सर्विसेज पे से सारे टैक्स हटा लें, ऐसा नहीं है कि अब मैं सपोज न्यू दिल्ली से फरीदाबाद जा रही हूँ तो मुझे रास्ते में 4 बार टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्सेस हैं, ये जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं, इनको हटा लिया जाए, ये लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फेयर में कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोटेड है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग to sell his goods would have to pass 11 custom barriers and pay a duty of around 5% on each of them. इसका मतलब ये है कि 1833 की हम बात करें तो एक जगह हैम्बर्ग से लेके न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए एक इंसान को 11 कस्टम बैरियर्स पे पैसे देने पड़ेंगे, जिस पे उसको हर चीज़ पे 5% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इन चीज़ों पे अबॉलिश लगाया गया, इन पे बोला गया कि लिबरलिज्म इज़ टू रिमूव ऑल दीज बैरियर्स, एंड नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से रिड्यूस करके 2 कर दिया गया। मतलब देखिए, आप जैसे हमारी करेंसी कितनी यूनिफॉर्म है, हम हर जगह ऑल थ्रू आउट इंडिया वी यूज़ रुपी, राइट। सो यही उनका कहना था कि जो इतनी बहुत अलग अलग जगह पे अपनी अपनी करेंसी है, उसको हटा दिया जाए और सिर्फ उसको 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज न्यू कंजर्वेटिज्म और new conservation which came after 1815. Now conservatism का मतलब क्या होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए कि conservatism किस चीज़ को represent कर रहा है। So
a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. It's called as कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म, कंजर्व जो आपका वर्ड है उससे आप क्या समझते हो? किसी चीज़ को बचाना, प्रिजर्व करना. ठीक है, तो ये एक ऐसा दौर था जिसमें 1815 नेपोलियन के डिफीट के बाद क्या किया उन्होंने कि लोगों के मन में कंजर्वेटिज्म की एक स्पिरिट आ गई. लोगों से मेरा मतलब है द यूरोपियन गवर्नमेंट. इनके दिमाग में एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट आ गई कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जितने ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो नेपोलियन के दौर से पहले थे, हम उनको रिस्टोर करेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं. और ये उन्होंने सोचा कि वो एकदम ग्रेजुअली इस चीज़ को डेवलप करेंगे. ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का मानना था कि जो हमारे इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे जो कि आपके मोनार्कियल टाइम पे हैं, जैसे चर्च, योर सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज़, इन सब को प्रिजर्व करना चाहिए. यानी ये सब क्या होने चाहिए, ये सब हमारे प्रिजर्व होने चाहिए. अगेन आई विल रिपीट. तो कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स like monarchy, church, social hierarchy, properties and families should be preserved. Secondly, उनका मानना था that a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. यानी कि अगर उनको ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को वापस से स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि नेपोलियन ने आके काफ़ी चेंजेस कर दिए थे, तो क्या क्या ज़रूरी है, मॉडर्न आर्मी लाना, ठीक है, फिर कुछ एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लेकर आना, देन अबॉलिश करना फ्यूडलिज्म और सेल्फडॉम को. तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ बुरा ही चाह रहे थे, कुछ अच्छी चीज़ें भी वो चाह रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वाज टू एस्टैब्लिश द मोनार्की वंस अगेन. 1815 में जो यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने ही मिलके डिफीट किया था आपके नेपोलियन को. प्लीज़ रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और अब ये सब कहाँ मिले, ये वियना में मिले. दिस इज़ अ प्लेस. और वहाँ पे मिलके इन्होंने किया क्या, इन्होंने बेसिकली एक सेटलमेंट प्लान करी. ठीक है, सो और जो ये कांग्रेस का ये जो मीट था, इसको कौन होस्ट कर रहे थे, इसको ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक इसको होस्ट कर रहे थे. ठीक है, तो इसमें जो डेलीगेट्स थे उन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन करी. ट्रीटी ऑफ वेना के नाम से इसको जानते हैं, जो कि आपके 1815 में साइन हुई थी. और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी चेंजेस नेपोलियनिक वॉर के दौरान आए हैं यूरोप में, उन सबको वापस से रिवर्स कर दिया जाए. ठीक है, जैसे कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी आपकी, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पे डिस्पोज कर दिया गया था, उसको वापस पावर में लेकर आए. ठीक है, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज अपने अंडर ली थी नेपोलियन के अंडर, उसको वापस से उन फ्रांस ने लूज़ कर दिया, मींस वो अपने रीजन से उसको एक्सक्लूड कर दिया. ठीक है, सो अगेन मैं बात आपको बोलती हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नंबर 1 कि डिफीट करने के लिए, नेपोलियन को डिफीट करने के लिए कौन सी कंट्रीज आगे आए थे, कौन से यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. एंड वेयर दे मेट एट वियना. एंड ये क्यों मिले थे, यूरोप के लिए एक सेटलमेंट प्लान करने के लिए. और जो ये सेटलमेंट था, या जो ये ट्रीटी थी जो कि साइन हुई थी, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेना, ये हुई कब थी, 1815 में. एंड इट वॉज होस्टेड बाय हुम, बाय ड्यूक मेटरनिक, हु वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर. ओके, देन और क्या चेंजेस इन्होंने प्लान किए कि प्रशिया को नई टेरिटरीज दे देंगे ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स. ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया. ठीक है, रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया, जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का एक पार्ट, एक पोर्शन दे दिया गया टू इंक्लूड इन इटसेल्फ. ओके, सो मेन एम क्या था ये सब करने का, ये सब करने का मेन एम था कि जो जो चीज़ें, जो जो मोनार्की हटाई थी नेपोलियन ने, उसको वापस से रिस्टोर करें और एक नया ऑर्डर जो है यूरोप में जारी करें. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपकी बुक में था, उसको भी आप कंसिडर करें. जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज़ बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड. यानी जर्मन की कॉन्फेडरेशन की जो 39 स्टेट्स थी जिनको नेपोलियन ने सेटअप किया था, उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, एज इट इज़ छोड़ दिया. ओके, तो जो ये कंजर्वेटिव रेजीम्स थे जो कि 1815 में सेटअप हो रहे थे, ये सब ऑटोक्रेटिक थे.
अब ऑटोक्रेटिक जो ये होते हैं ना, ये कैसे लोग होते हैं जो कि क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते बिल्कुल, ठीक है, इनको ये नहीं चाहिए कि इनको कोई क्वेश्चन करे, कोई इनसे पूछे, ओके। लेकिन जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लोग अभी भी नेशनलिज्म का एंड जो लिबरलिज्म का झंडा लहरा रहे हैं, वो लोग क्यों अगेंस्ट थे कंजर्वेटिज्म के? वो क्या कहते थे? क्योंकि जो ये कंजर्वेटिज्म के टाइम पे लोग थे ना, उन्होंने सेंसरशिप कर रखी थी कि आप कुछ भी नहीं छाप सकता है प्रेस, ठीक है, उनसे पूछेगा कि क्या प्रिंट होना है क्या नहीं होना है। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि आपने प्रेस की फ्रीडम को कर्ब कर रखा है, आपने उसको हिंडर किया हुआ, तो उसको आप रिलीज करो, ठीक है। नाउ लास्टली द रेवोल्यूशनरीज। तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 के लाइक बाद जो ये फियर था रिप्रेशन का, ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यानी कि जैसे वो लोग निकल के आए थे पहले के टाइम पे नेशनलिज्म को लेके, उसकी कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन अभी 1815 के बाद जो ये चेंजेस आते जा रहे थे, कंजर्वेटिज्म एंड ऑल दैट, उसको देखते हुए ये सब नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड से मेरा मतलब है ये सब के सब अवेलेबल, मतलब एकदम छुप गए। इन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये छुप के कुछ कर नहीं रहे थे। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज अंदर ही अंदर बनती जा रही थी, जो कि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर रही थी कि कैसे वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी जो थे, अब उन्होंने सोच लिया था कि वो अपोज करेंगे किसको? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो कि वियना कांग्रेस के बाद जहाँ वहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद एस्टैब्लिश हो गई थी, और फिर से वो लड़ेंगे अपनी लिबर्टी के लिए। गुसेपी मजीनी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये हैं कौन? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं जो 1807 में बॉर्न हुए थे इन जेनेवा, ओके। वी ऑल्सो कॉल इट एज गेनेवा और जेनेवा, तो आपको जो प्रोनाउंस करना है यू कैन सी दैट। ये एक सीक्रेट सोसाइटी आपकी थी, ठीक है, you can see here he was a member of secret society of Carbonari. Why I am splitting the words so that you can easily memorize it. तो ये कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। इनको 24 ईयर्स की यंग एज पे ही एग्जाइल में भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिगुरिया नाम की मतलब रेवोल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। सो ही अटेम्प्ट अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, तो इन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन करा था, इसकी वजह से इनको एग्जाइल भेज दिया गया था, ओके। मजीनी का मानना था कि गॉड ने कहा है कि हम लोग जो है नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। सो बेसिकली ही जस्ट वांटेड एवरीवन टू गेट एसोसिएटेड, टू गेट यूनाइटेड, and for it he found two more underground societies. First was the Young Italy in Marseilles and the second was Young Europe in Bern, ठीक है। इनमें उन्होंने कौन से लोग लिए? वो लोग लिए जो लाइक माइंडेड लोग थे, फ्रेश माइंड्स थे, फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, देन योर इटली, जर्मन एंड ऑल दोज। सो मजीनी का जो ये ऑपोजिशन था मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट, इसको देख के कंजर्वेटिव जो थे थोड़ा डर गए, क्योंकि उनको लगा कि इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड इंसान ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहा है, लोग उससे थोड़ा बहुत उसकी बातों से व्हाट यू कॉल इट, इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं लोग उसकी बात से। तो ये देख के जो मेटर्निक थे, जो आपके ड्यूक मेटर्निक थे, उन्होंने ये बोला कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। सो आपके पेपर में अगर आता है हु वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, so he was Giuseppe Mazzini, okay। so I hope you have understood and that is all for this lecture। ये बहुत important lecture है, so please listen to it carefully and if you want to ask anything you can put it down in the comment section। Thank you and keep learning।